नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के ऊपर सुनवाई और सुनवाई से पहले याचिकाओं की ढेर और सारे लगभग 75 वकीलों की फौज जो कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं और उन लोगों के बीच चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुनवाई में हमारी सुनेगा या किसी और की सुनेगा। क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वो सुनवाई में केवल 10 याचिकाओं को एक्सेप्ट किया गया है। विपक्ष के जो 65 याचिकाएं दायर की गई है, 65 याचिकाएं ऐसी है जो कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ दायर की गई है। उसमें कुछ नेता हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ मुस्लिम संगठन हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं और कुछ सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एनजीओ खोलकर बैठे हैं, जिसको पैसे मौलानाओं से भी मिलते हैं और पैसे विदेशों से भी मिलते हैं। ये सारे के सारे याचिकाएं उन्हीं लोगों ने दायर की है, 65 याचिका, और जिसमें सुनवाई केवल 10 याचिकाओं पर होनी है। आरजेडी के मनोज झा की याचिका भी उसमें है और उसमें ओवैसी की याचिका भी है, जिसमें ओवैसी की याचिका को तवज्जो दी गई है कि इसी को शुरुआती याचिका मानी जाएगी और इसी के बाद आगे चलेगा मामला। लेकिन 65 याचिका है, 65 वकील उसके विरोध में है, तो सबकी सुनी जाने चाहिए। और जो ओवैसी की याचिका है उसमें वकील न कपिल सिब्बल हैं न अभिषेक मनु सिंह भी हैं, उनकी याचिका के वकील निजाम पासा हैं। इसलिए सबसे पहला झटका तो ये सिब्बल और सिंघवी को लगा है, जो कि एक अभिषेक मनु सिंघवी केरल के एक संगठन समस्त केरल उलेमा के तरफ से हैं, तो दूसरी ओर कपिल सिब्बल जो जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से हैं। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि हमारी याचिका को पहले तरजीह दी जाए, हम भी अपनी याचिका लेकर आए हैं और अर्जेंट सुनवाई की जाए, इंजेक्शन लगाया जाए, यानी कि कोई ऐसा अंतरिम आदेश पारित किया जाए जिससे कि अभी जो पूरे देश में हंगामा चल रहा है, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है, उन प्रोटेस्ट में राहत मिले देश को। प्रदर्शन करने वाले ये समझ ले कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी है, तो आगे ये कानून जब तक इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तब तक के लिए प्रोटेस्ट भी रोक देना चाहिए। ये कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का स्ट्रेटजी रही। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में तो पहले ही जैसे ही सुनवाई के लिए आए उसी समय से ये 55 मौलाना विपक्ष की याचिकाएं तो लगभग कैंसिल है। इसकी सुनवाई आगे होगी, आगे इनके ऊपर विचार किया जाएगा। अभी तो इस पर विचार भी नहीं किया जाएगा क्योंकि सबसे अगली कतार में खड़े हैं ओवैसी, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हड़प कर रखी हुई है। माना जा रहा है सर्वे के अनुसार कि 30,000 करोड़ की ऐसी प्रॉपर्टी है वक्फ के पास जो हैदराबाद में है, और उसमें 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी केवल ये ओवैसी परिवार अपने कब्जे में रखे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इसके खानदान के दूसरे लोग जो बड़ी बड़ी इमारतें बना के रखे हैं, दुकान है, मार्केट है, उसको औने पौने दाम पर वक्फ बोर्ड से लीज पर लिए हुए हैं और उस लीज पर लिए हुए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कॉमर्शियल वाणिज्यिक तरीके से कर रहा है। दुकान जिसमें हजारों हजार रेंट यानी कि 50,000 1 लाख रेंट आ रहे हैं, लाखों में एडवांस में पैसे लिए हुए हैं, मार्केट चल रहा है, इनकी आमदनी चल रही है, तो कैसे ये चाहेगा कि किसी भी तरह से ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लागू हो और सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट के पास आए जिसमें निष्पक्ष लोग होंगे,
जिसमें अब पहले की तरह इन लोगों के चमचे बेलचे नहीं होंगे कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड उन लोगों को वक्फ बोर्ड, जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, उसमें शामिल कर दो और उसके दस्तखत लेकर उन प्रॉपर्टी पर कब्जा करो। यही खेल चलता रहा। इसीलिए तो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी ये मुस्लिम नेता ही बोल रहे हैं कि देखो, बड़े बड़े वकील, महमूद प्राचा जैसे वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह खान को देखो, इसने वक्फ की प्रॉपर्टी घटा दी दिल्ली के अंदर। ये कौन है जो बेच रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी? 5,000 से घटता घटता 1600-1800 हो गया। ये सारी वक्फ की प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर बिक रही है, डील हो रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन अब तो सरकार बैठी हुई नहीं है, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले ये 55 याचिकाएं जो कि निगाह लगाए हुए थे, हमारी बारी आएगी, क्योंकि ये याचिकाएं जितनी है वो तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उस समय भी इतनी याचिकाएं नहीं आई थी, उसकी संख्या इससे कम ही थी, और इससे ज्यादा संख्या एक ही मामले में सुप्रीम कोर्ट में रही है, और वो है ईडी के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी कि ईडी का दुरुपयोग सरकार कर रही है। उसमें 298 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और अर्जेंट हियरिंग के लिए कहा गया था कि देखिए, ईडी का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, केंद्र सरकार इसके ताकत का इस्तेमाल कर रही है, उससे तो कुछ समय के अंदर विपक्ष की पार्टियां खत्म हो जाएगी। सारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की नजर है। यहां तक कि कांग्रेस, जो अपोजिशन में बैठी हुई सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 28 ऐसे नेता हैं जिसके ऊपर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और ये छोटे मोटे नेता नहीं हैं, ये ऊपर से नीचे तक हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, ये डीके शिव कुमार, ऐसे पूरी लिस्ट है जो स्टेट के बड़े लीडर हैं या केंद्र के बड़े लीडर हैं। इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। टीएमसी में भी पहले 18 की संख्या थी, बढ़ते बढ़ते 22 हो गई है, उसमें भी ऐसी ही स्थिति है। विपक्ष के 95 से ज्यादा बड़े नेताओं के खिलाफ चल रहा है, इसलिए जल्दी से इसे रुकवाइए। लेकिन उस 298 याचिकाओं का असर यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम इंडिविजुअल जिसके ऊपर ईडी का इन्वेस्टिगेशन होगा, बस उसी की सुनवाई करेंगे। ये सार्वजनिक तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ईडी अब अपना काम करना ही छोड़ दे ताकि करप्शन बढ़ता रहे। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जज के बेंच, सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस पीवी संजय कुमार, ये तीनों के पास जो याचिकाएं दायर की गई, ये तो विरोध की याचिकाएं हैं जो 65 दायर की गई है, लेकिन सपोर्ट में भी तो याचिकाएं हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट, दूसरी तरफ 6 स्टेट गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी शासित है, इसने कहा कि हमारे यहां जो वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी का हेरा फेरी किया है, हम तो इसके सपोर्ट में हैं, क्योंकि ये समस्याएं सरकार की समस्या है और राज्य सरकार ये मानती थी और जेपीसी को भी ये सुझाव दी थी कि इसके सपोर्ट में हम हैं, क्योंकि इससे कई समस्याओं का समाधान होगा। हरियाणा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान की सरकार, ये सारे याचिका लेकर पहुंचे हुए हैं, इनके ऊपर भी सुनवाई होगी। लेकिन इन लोगों के अलावा 2 ऐसे स्वतंत्र वकील हैं जो कि देश के लिए याचिका दायर कर रहे हैं, और उन्होंने याचिका दायर की है जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 जो कि मोदी सरकार ने लाया है, उसमें भी वो खोद कर निकाल रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ इसमें भी अभी इंसाफ नहीं हुआ है। जो बकवाई यूजर, जो शब्द नहीं हटाए गए, पहले से चलते आ रहा है, उसके खिलाफ ये हरिशंकर जैन जो कि माने जाते हैं, चाहे तो ज्ञानवापी परिसर के खिलाफ मुकदमा लड़ना हो हिंदुओं के पक्ष में, या फिर मथुरा में शाही ईदगाह के खिलाफ लड़ना हो, ये हर जगह हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें एक तरफ ये वक्फ गैंग और मौलानाओं के खिलाफ भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ भी ये बात कर रहे हैं कि सरकार ने ये संशोधन कानून लाया, वो परिपक्व नहीं है, उसमें भी कुछ खामियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि जो विवाद पैदा हो चुका है उसमें क्या होगा।
वो कौन उसके लिए लड़ेगा और कैसे लड़ेगा? ये वक्फ बाय यूजेज जो बात की जा रही है कि जो उपयोग में चला आया उसे वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो उसी का नतीजा तो हो रहा है कि नए संशोधन कानून भी आ गए। उसके बाद भी तमिलनाडु में एक गांव पर दावा किया जा रहा है, केरल में गांव पर दावा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के दरगाह ने दावा कर दिया है। ये सारे तो अभी भी हो रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार और ये कानून दोनों के खामियों के खिलाफ भी ये याचिका दायर की गई है। उसमें एक मणि मुंजाल भी है हरिशंकर जैन के साथ। इन दोनों ने कहा है कि हम तो इस बात के लिए लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुने और देखे कि जो संशोधन किया गया है उसमें कुछ संशोधन तो सही है, लेकिन इसमें कुछ और संशोधित होना चाहिए था पहले के कानून से। पहले वाले कानून ऐसा है जिससे कि हिंदुओं की अधिकारों की सुरक्षा नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ और याचिकाएं देने वाले हैं, क्योंकि मौलाना गैंग और विपक्ष ने ऐसे माइंड वॉश किया है माइनॉरिटी करके कि अभी क्रिश्चियन तो सामने नहीं आए, लेकिन सिखों की तरफ से कुछ लोग सामने आ गए हैं। और दया सिंह जो कि सिंह गुरुद्वारा साहिब के प्रमुख हैं गुरुग्राम के, उन्होंने एक याचिका दायर की है और कहा है कि देखिए भाई, ये जो कानून है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें गैर मुस्लिमों को संपत्ति प्रॉपर्टी वक्फ करने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि वक्फ करें। ये कौन से सिख समुदाय के व्यक्ति हैं और कौन से गुरुद्वारा के प्रमुख बनाए गए ये लोग? सिंह साहब गुरुद्वारा, जिसमें सिखों को भी ये लगने लगा है कि अब मुसलमानों को अपनी संपत्ति वक्फ करेगा इस्लाम के विकास के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए, जिसने सिखिज्म पर सबसे ज्यादा प्रहार किया। औरंगजेब ये लोग भूल गए, गुरु गोविंद सिंह भूल गए, ये भूल गए 1947 में पंजाब में कैसे सिखों को खाली करवा दिया गया। पाकिस्तान वाले पंजाब से भाग भाग कर आकर यहां रिफ्यूजी बन गए, पंजाब में नहीं बल्कि दिल्ली में आकर शरण मिली। तो ऐसी स्थिति में भी अब भी ये लोग भ्रमित हो जाते हैं माइनॉरिटी के नाम पर, और ये किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाकर करें नहीं हम तो इस वक्फ कानून के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो ये जो याचिकाएं दायर हुई है और सपोर्ट में भी याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को तो ये बताना पड़ेगा कि आप किसकी सुनेंगे किसकी नहीं सुनेंगे। तो 75 याचिका, 75 वकीलों की बात और 750 दिन, क्योंकि डेट तारीख ऐसे नहीं मिलते, ये रेगुलर सुनवाई नहीं हो सकती और सुनवाई हो भी नहीं सकती, क्योंकि 13 मई को ही तो सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर करने वाले हैं और उसके बाद समर वैकेशन आएगा, यानी गर्मी की छुट्टी, जिसमें 49 दिन में वैकेशनल कोर्ट बनेंगे जो तत्कालीन वैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर सुनवाई करते हैं। उस समय यह वक्फ बोर्ड का मुद्दा नहीं आएगा कि इस पर भी समर वैकेशनल कोर्ट में सुनवाई हो। सीजेआई बदलते रोस्टर बदलेगा, बेंच बदलेगा और उसके बाद ये 750 दिन नहीं बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहो। जो कॉन्स्पिरेसी वक्फ एक्ट के खिलाफ तुम लोगों ने किया, जो कॉन्स्पिरेसी तुमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ किया, कि उस समय सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक अंतरिम आदेश लेकर आ गए कि नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, किसी मस्जिद, किसी दरगाह, किसी जगह पर जो कि मुस्लिम धार्मिक स्थल, मजहब के स्थल है, वहां पर कोई मंदिर नहीं ढूंढे जाएंगे, कहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका नहीं दायर की जाएगी, उसमें सुनवाई नहीं की जाएगी, एएसआई का सर्वे नहीं होगा। अब वो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब अमित शाह ने ये बात की है। अब राज्य सरकारें जागृत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये दरवाजा खटखटा रही है कि ये अंतरिम आदेश नहीं बल्कि ये आदेश वैसा होना चाहिए जिसमें न्यायपालिका का सम्मान विधायिका कार्यपालिका के अंदर भी हो। और यही बात किरण रिजिजू ने भी कहा, जिसने बिल पेश किया था, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कभी कानून मंत्री भी रहे थे और सुप्रीम कोर्ट पर एक के बाद एक सवाल उठाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में से वही एक थे किरण रिजिजू, जिन्होंने न्यायपालिका के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर उठाया, यहां तक कि जजों की टिप्पणियों के ऊपर उठाया और कहा फैसले में जो है उसी पर टिप्पणी कीजिए, इन लोगों को नया हथियार मत दीजिए। उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि न्यायपालिका को भी विधायिका का सम्मान करना चाहिए। हमने जेपीसी में, उसके बाद संसद में
हर जगह डिबेट करके, कई केस स्टडी करके उसके बाद ये कानून लाया है। और अगर इसके खिलाफ फैसला आता है तो ये माना जाएगा कि न्यायपालिका के अंदर विधायिका का सम्मान नहीं है। तो अब विधायिका को अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना ये पूरे फंसे हुए हैं। ऐसे सीजेआई कंफ्यूज हो गए हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। और दो जज बैठकर ये देख रहे हैं कि ये वकीलों की जो लंबी कतार लगी हुई है 75 की, इनकी सुनते रहेंगे तो फिर तो इस मसले का समाधान अगले 5 साल तक नहीं होगा। और यही विपक्ष और मौलाना गैंग की सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाए। धन्यवाद।